कर्मचारी है, उन्होंने कहा है कि इस तरह का उन्होंने बात कही है कि अंकिता के साथ रेप जैसी घटना हो सकती है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो वीआईपी है परोक्ष रूप से वही उसकी मौत का, उसकी हत्या का कारण है। खुलासा हो पाया और आज 3 अभियुक्त जो पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता हैं वो जेल में है। बस अब सवाल ये छूट गया है कि इसके पीछे वीआईपी कौन था। देखिए, निश्चित रूप से जो वीआईपी है परोक्ष रूप से वही उसकी मौत का, उसकी हत्या का कारण है। कहीं ना कहीं उसके नाम को छुपाने के लिए संभवतः पुलकित आर्य और उसके साथियों ने उसकी हत्या की है। उस कमरे में आप जानते हैं कि 18 सितंबर को पुलकित आर्य उस कमरे में घुसा हुआ था और वो लड़की बार बार बचाओ बचाओ पुकारती हुई बाहर आ रही थी, वो खींच के अंदर ले जा रहा था। इसमें क्या आपको लगता है कि जो यमकेश्वर की विधायक हैं रेणु बिष्ट, वो इसमें मिली हुई हैं? क्या आपको ये लगता है वो सपोर्ट कर रही थी क्या जो है पुलकित आर्य? तो क्यों करके अंकिता के कमरे को स्पेशली तोड़ा गया? क्योंकि रिजॉर्ट के और हिस्से तो वहाँ पे इंटैक्ट हैं अभी भी। स्पेशली जो अंकिता का कमरा तोड़ा गया, उससे कहीं ना कहीं हमें संदेह है कि जो उनकी भूमिका है उसकी जांच होनी चाहिए थी। एसआईटी को उन्हें आरोपी बनाना चाहिए था, उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। अभी हाल ही में हमने देखा कि जब पुलकित आर्य जो है कोर्ट के अंदर आ रहा है तो बिल्कुल सूट बूट में तन के और साथ में बैग लेके चलता है। तो आरोप ये लग रहा है, क्या पुलकित आर्य को जेल के अंदर जो है तमाम वीवीआईपी सुविधाएं मिल रही हैं क्या? लेकिन उसके चेहरे में इस तरह का कोई भाव, उसके अलावा जो अन्य 2 आरोपी हैं उनके चेहरे में कहीं सिकन नहीं दिखाई देती और कहीं अपराध बोध नहीं दिखाई देता है। नमस्कार, मैं हूं अमित गुसाई और आप देख रहे हैं आज़ाद प्रेस। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार और जो अंकिता हत्याकांड थे उसमें जो है मुख्य तौर पर जिन्होंने लड़ाई लड़ी, मेरे साथ हैं आशुतोष नेगी। आशुतोष नेगी जी, सबसे पहले स्वागत है आपका आज़ाद प्रेस में। धन्यवाद गुसाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले बताइए सर, ये बात आपको कब पता चली? अंकिता का जो मुद्दा था, उत्तराखंड पूरा इसके लिए खड़ा हुआ। सबसे पहले आप वो पत्रकार थे जिनको ये बात पता चली और पूरे आप इसको जो लड़ाई थी इसको आपने लड़ी, तो इसके बारे में बताइए। देखिए, ये 18 सितंबर 2022 की घटना है और क्योंकि मेरे गांव की घटना थी ये, तो मुझे गांव से सूचना हो गई थी बहुत जल्दी। उसके बाद हम लोग फिर एक्टिव हो गए थे। तो पहले हमने वहाँ पौड़ी में जो केस को रेगुलर पुलिस को ट्रांसफ़र करवाया, क्योंकि ये राजस्व क्षेत्र का मामला था। तो अगर राजस्व क्षेत्र में ही मुकदमा रहता तो वहाँ प्रॉपर जांच न होने का हमें डर था, तो इसलिए रेगुलर पुलिस को हमने ट्रांसफ़र करवाया। उसके बाद फिर थाना लक्ष्मण झूला आए, वहाँ पे भी हमने सारी चीज़ें पता करी कि कौन लोग अभियुक्त हैं, कौन क्या है, क्या हो सकता है बेटी के साथ। तो फिर लोगों का बहुत समर्थन मिला, जिस वजह से मुझे लगता है कि सरकार और पुलिस पर दबाव भी बना और कहीं ना कहीं खुलासा हो पाया। और आज 3 अभियुक्त जो पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता है वो जेल में है। बस अब सवाल ये छूट गया है कि इसके पीछे वीआईपी कौन था। वीआईपी की आपने बात करी, सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष भी इस बारे में लगातार कह रहा है कि वीआईपी कौन था। क्योंकि हमने हरीश रावत से भी जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि वीआईपी कौन है, सरकार उसके बारे में बता ही नहीं। पुलिस की जांच है, उसमें इस बात में का जिक्र ही नहीं है कि वीआईपी कौन है। तो आखिरकार वो वीआईपी कौन था? अंकिता की चैट में भी उसका जिक्र था। देखिए, निश्चित रूप से जो वीआईपी है परोक्ष रूप से वही उसकी मौत का, उसकी हत्या का कारण है। कहीं ना कहीं उसके नाम को छुपाने के लिए संभवतः पुलकित आर्य और उसके साथियों ने उसकी हत्या की है कि इस वीआईपी का नाम खुलेगा तो फिर बहुत बड़े लेवल पर हंगामा होगा। और क्योंकि वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का नज़दीक हो सकता है, इसी वजह से उसके नाम को छुपाने का प्रयास किया गया है। और एसआईटी की जो जांच है उसमें तो वीआईपी का चैप्टर एकदम क्लोज ही कर दिया गया है कि किसी प्रकार का भी कोई वीआईपी इस केस में नहीं था। केवल एक चैट में बात थी कि भाई उसको दबाव बनाने के लिए या उसको प्रलोभन देने के लिए वीआईपी की बात की जा रही थी आरोपियों द्वारा, और कोई वास्तविक वीआईपी नहीं था। लेकिन हमारा ये मानना है कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर रहा होगा जिसको लेकर ये वीआईपी का उसकी चैट में जिक्र है, और उसी का पता लगाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में भी वहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं और सीबीआई जांच की भी हमने मांग की है। क्योंकि एसआईटी की जांच में वीआईपी का जो चैप्टर है उन्होंने तो क्लोज कर दिया है कि वीआईपी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अभी हाल ही में हमने देखा कि आपने जैसे बात की है अंकिता भंडारी का मुद्दा, तो उसमें साक्ष्यों को नष्ट करने की बात आई है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे?
देखिए, इसमें तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि शुरुआती दौर से ही इसमें साक्ष्य कहीं न कहीं नष्ट हुए हैं। चाहे अंकिता का कमरा जो स्थानीय विधायक हैं यमकेश्वर की रेणु बिष्ट उनके द्वारा जेसीबी लगा के तोड़ा गया। उस कमरे में आप जानते हैं कि 18 सितंबर को पुल की तारे उस कमरे में घुसा हुआ था और वो लड़की बार बार बचाओ बचाओ पुकारती हुई बाहर आ रही थी, वो खींच के अंदर ले जा रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि उस कमरे में कुछ बहुत अच्छा तो उसके साथ नहीं हो रहा था। उसके बावजूद उस कमरे को रात को जेसीबी द्वारा तोड़ा जाना एक तरह से साक्ष्य मिटाना ही है। पुलिस की जो थ्योरी है, पुलिस कहती है कि वो सीन ऑफ क्राइम नहीं है, क्राइम सीन नहीं है, लेकिन हमारा मानना ये है कि क्राइम सीन तो वही था। जो अंकिता का कमरा था वही क्राइम सीन था, वहीं उसके साथ अपराध कहीं ना कहीं हो रहा था और बाद में उसको वहाँ से ले जाके चीला बैराज में धक्का दिया गया। तो इसमें क्राइम सीन तो स्टार्ट कमरे से ही हो जाता है और साक्ष्य मिटाए गए, साक्ष्य रिजॉर्ट को तोड़ा गया, अंकिता का कमरा तोड़ा गया, कमरे से बहुत सारी चीज़ें जो हो मिल सकती थी, फॉरेंसिक एविडेंस मिल सकते थे, बायोलॉजिकल एविडेंस मिल सकते थे, वो नष्ट हुए हैं। और जो एसआईटी की अभी जांच रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से भी कुछ कंक्रीट एविडेंस उन्हें कमरे से नहीं मिले। मतलब आपका कहना ये है कि इसमें क्या आपको लगता है कि जो यमकेश्वर की विधायक हैं रेणु बिष्ट वो इसमें मिली हुई हैं? क्या आपको ये लगता है वो सपोर्ट कर रही थी क्या जो है पुल के तारे को? देखिए, यही तो जांच का विषय है। हमारा तो आरोप है कि उनको ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि 2-2:30 बजे रात को आके उन्होंने जेसीबी से उस कमरे को तोड़ा। हमें ये भी जानकारी मिली है कि उस रात वहाँ 2 जेसीबी चले थे। एक जेसीबी तो बाउंड्री वगैरह तोड़ के चला गया था और दूसरा जेसीबी जो ये लेके आई उसने अंकिता के कमरे को टारगेट किया। तो क्यों करके अंकिता के कमरे को स्पेशली तोड़ा गया? क्योंकि रिजॉर्ट के और हिस्से तो वहाँ पे इंटैक्ट हैं अभी भी। स्पेशली जो अंकिता का कमरा तोड़ा गया उससे कहीं ना कहीं हमें संदेह है कि जो उनकी भूमिका है उसकी जांच होनी चाहिए थी। एसआईटी को उन्हें आरोपी बनाना चाहिए था, उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए था और उनकी पड़ताल होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। इसी वजह से हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा कि सीबीआई जांच होनी है नहीं होनी है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण पहलू है कि उस कमरे में कुछ न कुछ साक्ष्य मिल सकते थे जो कि जो अंकिता की हत्या हुई है उसके जो कंक्रीट एविडेंस जिन्हें कहूँगा मैं कि हत्या के अलावा जो उसके साथ दुराचार की जो संभावना है उसकी भी पुष्टि करते। लेकिन दुर्भाग्य से वो कमरा तोड़ दिया गया और दुराचार के जो एविडेंस वहाँ से मिल सकते थे वो अब कभी नहीं मिलेंगे हमें। तो ये हमारा सबसे बड़ा दुख है हमें और इसी वजह से सीबीआई जांच की भी हम मांग कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि आपने अंकिता की बात की, अंकिता का तमाम मुद्दा हमने सामने देखा किस तरीके से जो है जब अभी हाल ही में हमने देखा कि जब पुल के तारे जो है कोर्ट के अंदर आ रहा है तो बिल्कुल सूट बूट में तन के और साथ में बैग लेके चलता है। तो आरोप ये लग रहा है क्या पुल के तारे को जेल के अंदर जो है तमाम वीवीआईपी सुविधाएं मिल रही हैं क्या? अब देखिए, वो सूटकेस में आता है, कपड़े उसके वेल ड्रेस्ड अप होता है, सेविंग की होती है और चेहरे में इस तरह का कोई भाव नहीं होता कि आदमी जैसे जेल में रहता है तो वो तो वैसे ही तनाव में आ जाता है, लेकिन उसके चेहरे में इस तरह का कोई भाव, उसके अलावा जो अन्य 2 आरोपी हैं उनके चेहरे में कहीं सिकन नहीं दिखाई देती और कहीं अपराध बोध नहीं दिखाई देता है। तो इससे कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि अच्छी सुविधाओं में जेल में रह रहे होंगे। लेकिन ये जो वीडियोस वायरल हुए हैं उसके बाद उसको वहाँ से हटा दिया गया है पौड़ी जेल से और चमोली जेल में उसको भेज दिया गया है। अब चमोली जेल में किस तरह का वहाँ ट्रीटमेंट है इस बारे में तो कोई अभी बहुत ज़्यादा पता नहीं चल पाया है। जो रिजॉर्ट के कर्मचारी है उन्होंने कहा है कि इस तरह का उन्होंने बात कही है कि अंकिता के साथ रेप जैसी घटना हो सकती है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए, जो विवेक आर्य का बयान है, जो उसी रिजॉर्ट का कर्मचारी था, उसका ये कहना है कि अंकिता ने उसे ये बताई थी बात कि उसके साथ इस तरह से दुराचार हुआ और जो विवेक आर्य है उसने उसके ड्रिंक्स में कुछ मिला के उसे बेहोश करके उसके साथ कुछ गलत किया, जिसे हम सीधा सीधा कहें तो रेप की बात भी। लेकिन ये सारी चीज़ें एसआईटी के इन्वेस्टिगेशन में नहीं है और क्योंकि अब उसका मेडिकल एग्जामिनेशन तो हो नहीं सकता क्योंकि वो दुनिया में है नहीं, उसकी बॉडी, अब तो उसका अंतिम संस्कार हो चुका है। तो इसकी उस तरह से तो पुष्टि करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बात ज़रूर बयानों में आई है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोर्ट भी इन चीज़ों का संज्ञान लेगा कि केवल ये हत्या का केस नहीं है,
इट इज़ केस ऑफ रेप एंड ब्रूटल मर्डर, और जिसकी सज़ा मृत्युदंड होती है। तो अगर कोर्ट इस डायरेक्शन में सोचता है तो मुझे लगता है कि एक बड़ी सज़ा इन तीनों आरोपियों को मिलेगी। लेकिन अंकिता का तो पोस्टमार्टम हुआ था, क्या पोस्टमार्टम में इस तरह की बातें आई थी सामने पे? पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उसमें ये लिखा गया है कि मृत्यु से पहले उसमें कुछ जो चोटें थी, वो प्रबल संभावना है कि मृत्यु से पहले उसके साथ मारपीट की गई हो या उस पे कोई सेक्सुअल असॉल्ट भी किया गया हो। तो ये बातें ज़रूर आई है एकदम। जो पीएम रिपोर्ट है उसके हिसाब से ऐसी कोई क्लीन चिट अपराधियों को, आरोपियों को नहीं है। कहीं ना कहीं सेक्सुअल असॉल्ट की जो संभावना है वो पीएम रिपोर्ट में भी लिखी हुई है। आपको क्या लगता है कि क्योंकि पुलकित आर्या जो है उसके पिता जो है बीजेपी में लीडर हैं, और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उसके पिता जो हैं या सरकार जो है इस केस को प्रभावित कर रही है? बिल्कुल, ये तो पूरा संभव है कि शुरू से रिजॉर्ट तोड़ने से लेके और उसके बाद एक दो बार रिजॉर्ट में आग भी लगाई गई। अब वो क्यों लगाई गई उसका आज तक पता नहीं चल पाया। और जिस तरह से नार्को टेस्ट में स्टे लिया हुआ है हाई कोर्ट में, वहाँ भी सरकार की तरफ से कमज़ोर पैरवी हो रही है। नार्को पे जो स्टे है उसे खारिज नहीं करवाया जा रहा है जिससे कि उसका नार्को टेस्ट हो सके। वकील की भूमिका आपने देखी कि वकील की भूमिका क्या रही, फिर वकील बदलना पड़ा। तो कहीं ना कहीं देखिए, हमें तो पूरी ये बात लगती है कि कहीं ना कहीं विनोद आर्य अपने जो उनका प्रभाव है सरकार में, उसका ज़रूर प्रयोग कर रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं अपने बेटे को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकारी वकील जो अंकिता का केस अभी देख रहे थे उनको हटाया गया, क्या आपको लगता है कि सरकार के द्वारा प्रेशर डाला जा रहा है वकील के ऊपर कि जो है वो न्याय संगत तरीके से या फिर सही तरीके से काम ना करे और दबाव में जो है वकील जो है काम करे थे, इससे पहले के जो वकील थे? देखिए, वकील अब उनके बारे में मैं क्या कहूँ, अब वो क्यों कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ये तो उनकी आत्मा जानती होगी। लेकिन जो चीज़ें हो रही थी वो ठीक नहीं हो रही थी और केस को कमज़ोर तो कर ही रही थी। अब इन चीज़ों को प्रूव करना तो देखिए असंभव है कि वो कहाँ से दबाव बन रहा था, क्या बन रहा था, ये तो वही जान रहे होंगे। लेकिन जो कुछ भी हो रहा था वो ठीक तो नहीं हो रहा था, इसी वजह से वकील को बदलना पड़ा। अब आगे की कार्रवाई क्या है? अब आपको क्या लगता है कि आगे किस तरह से ये केस कहाँ जा रहा है और क्या लगता है कि कब तक इसमें जो है न्याय मिल जाएगा? देखिए, इसमें जो बयान हो रहे हैं बहुत, अब जो मुख्य मुख्य बयान थे वो हो ही चुके हैं और हालांकि कारणवे गवाह हैं, लेकिन उसमें कुछ जो पुलिस और डॉक्टर्स के जो बयान थे, वो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से समय उनमें अब नहीं लगेगा। और मुझे लगता है कि बयान जैसे ही पूरे होंगे तो उसके बाद जिरह बहस जो भी दौर चलेगा, मुझे लगता है कि उसके बाद निर्णय जल्दी आ जाना चाहिए। तो ये तो सेशन कोर्ट की बात मैं कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में अब सितंबर के महीने में इसकी सुनवाई है। जो सीबीआई जांच के लिए मुकदमा चल रहा है, उसमें सितंबर में सुनवाई होगी। तो उम्मीद है कि हम चाहते हैं कि भाई आर या पार जो भी होना है जल्दी हो जाए, क्योंकि इधर केस लोअर कोर्ट में भी तेज़ी से चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि अगर सीबीआई जांच होनी है, उसके आदेश होने हैं तो जल्दी हो जाए, जिससे कि अभी हो जाए सीबीआई जांच। तो ये जो लोअर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, उससे पहले वीआईपी का एंगल भी क्लियर हो जाएगा। और वो अगर समय ज़्यादा लग जाएगा तो फिर थोड़ा सा नुकसान की स्थिति में आ जाएंगे हम। तो हम चाहते हैं कि उसमें जल्दी निर्णय आ जाए। और रही बात हाई कोर्ट की, तो वहाँ पे भी क्योंकि सरकार की तरफ से मजबूत पैरवी नहीं हो रही है नार्को टेस्ट में जो स्टे लिया हुआ है उसको खारिज करने के लिए, और पुलकित आर्य बेल की भी एप्लीकेशन लगा रहा है। तो वहाँ पे अभी हम लोग कुछ दिन पहले गए थे, तो वहाँ पे नवनीश नेगी जी जो हैं, जिन्होंने हाई कोर्ट में पहले भी हमारा सीबीआई जांच के लिए जो मुकदमा था उसे देखा था, वो दोनों जगह पैरवी करेंगे। मतलब अगर पुलकित बेल लेने जाएगा तो वहाँ पे भी हमारी तरफ से वो खड़े होंगे। और अगर नार्को टेस्ट सरकार नहीं करवाती तो उसके स्टे को खारिज करने के लिए भी एप्लीकेशन मूव करेंगे। वो हम अपने स्तर से कर रहे हैं। तो तीनों मोर्चों पर, सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई है, इससे लड़ा जा रहा है। और ईश्वर ने चाहा तो बेटी को न्याय जरूर मिलेगा। उत्तराखंड की जो बेटियां हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप लगातार अंकिता भंडारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी भी लगातार जो है आप उनके माता पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है न्याय की इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उत्तराखंड की जनता को? ये उन्हीं बेटियों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं जो बेटियां हमारी पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, छोटी क्लासों में हैं, स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही हैं। उन बेटियों के लिए जो अलग अकेले रहती हैं, नौकरियां करती हैं, प्रदेश में भी करती हैं, प्रदेश से बाहर भी करती हैं, उनको एक सुरक्षित वातावरण देने का हमारा प्रयास है। क्योंकि देखिए, बेटियां तो हर घर में है। इसमें ऐसा भी नहीं है कि साहब किसी पार्टी वाले को लेकर देखा जाना चाहिए कि बीजेपी वाले की है या कांग्रेस वाले की है, किसी की है। बेटियां सबकी हैं
और इसको एक सामाजिक रूप से सभी को देखना चाहिए कि भाई एक बेटी को अगर न्याय मिल जाएगा तो आपकी बेटियां भी सुरक्षित होंगी। तो अगर आप ज़्यादा कुछ ना कर सकें तो कम से कम सोशल मीडिया पे इस मुहिम को जनता जिस तरह से सपोर्ट करते आ रही है उसको सपोर्ट करते रहे। और जहाँ भी इस तरह की बात आती है कि केस में कहीं हीला हवाली हो रही है उसमें सोशल मीडिया पे भी आवाज़ उठेगी तो उससे भी काफ़ी हमें लाभ मिलता है। और एक सरकार पे और पूरे सिस्टम पे एक दबाव बनता है कि वो कुछ गड़बड़ ना कर सके। और ईश्वर ने चाहा कि अगर हम इस केस में सफल हो जाएंगे इनको सज़ा दिलवाने में तो कहीं ना कहीं जो दूसरे अपराधी हैं फिर वो खौफ खाएंगे कि भाई इस तरह से के बड़े अपराध जैसे वो कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि बच के निकल जाएंगे तो फिर दूसरे अपराधी हैं वो भी अपना जो उनका एक मनोबल बढ़ा हुआ है वो घटेगा। तो कहीं ना कहीं अपराधों में कमी आएगी और जो हमारा बच्चियों के खिलाफ अपराधों का जो सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है वो कम होगा। अभी मूल निवास और हमने देखा कि भू कानून को लेके जो है आपके द्वारा और तमाम उत्तराखंड के लोगों के द्वारा एक बड़ा आंदोलन देहरादून में किया गया। आपके द्वारा भी एक संगठन बनाया गया है पहाड़ी स्वाभिमान सेना, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए जो मूल निवास और भू कानून की लड़ाई है ये युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की लड़ाई है। अगर अंकिता भंडारी को अपने गांव में अपने घर में रोजगार मिल जाता तो वो एक रिजॉर्ट में 10,000 रुपये की नौकरी के लिए नहीं आती। आज भी इस प्रदेश की 23 साल बाद ये समस्या है कि सरकार ने पहाड़ी युवाओं के लिए उनके गृह जनपदों में अपने आसपास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई है जहाँ पर वो चाहे स्वरोजगार करना चाहें तो स्वरोजगार कर लें, कोई सरकारी नौकरी करना चाहें तो सरकारी नौकरी कर लें, कोई व्यवसाय कारोबार करना चाह रहे हैं तो उस तरह का माहौल हो। तो ऐसा ना होने का जो मुझे मूल कारण लगता है वो मूल निवास है। अगर इस प्रदेश के पहाड़ी युवाओं को मूल निवास प्रमाण पत्र मिलता, उनको सरकारी सेवाओं में आरक्षण होता, उनको स्वरोजगार करने में उनको सब्सिडी ज़्यादा मिलती, उनको कहीं भी किसी प्रकार के प्राइवेट सेक्टर में भी संस्थानों को सरकार की तरफ से गाइडलाइन होती कि 70-80% जॉब जो है आप पहाड़ी लड़कों के लिए आरक्षित रखेंगे तो प्रदेश के युवाओं को प्रदेश से बाहर नहीं जाना पड़ता, दिल्ली नहीं जाना पड़ता, चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ता, दक्षिण भारत के राज्यों में नहीं जाना पड़ता, देश विदेश में नहीं जाना पड़ता। तो कहीं ना कहीं जो मूल निवास हमारे पास नहीं है और मूल निवास न होने की वजह से जो बाहरी लोग यहाँ आ गए हैं वो हमारे समकक्ष खड़े हैं रोजगार की लड़ाई में। तो कहीं ना कहीं उस लड़ाई को कमज़ोर करने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार को ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी सरकार ने मूल निवास की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। और रही बात भू कानून की, तो देखिए जब यहाँ के लोग पलायन करके बाहर चले जाएंगे तो बाहरी लोगों की तो गिद्ध दृष्टि यहाँ की ज़मीनों पर है ही, क्योंकि यहाँ जैसा स्वर्ग जैसा माहौल तो कहीं नहीं है। तो वो आते हैं सस्ती दरों पे हमारी पहाड़ की ज़मीन को ले लेते हैं, रिजॉर्ट बनाते हैं और धीरे धीरे अगर हमारी पहाड़ी भूमि पर सब वो कब्जा कर लेंगे तो फिर इस पहाड़ी प्रदेश का औचित्य ही खत्म हो जाएगा। सर आगे क्या आपका फ्यूचर प्लानिंग है पहाड़ी स्वाभिमान सेना को लेके और किस क्या क्या काम अभी आप उत्तराखंड में करने वाले हैं? देखिए पहाड़ी स्वाभिमान सेना तो अभी एक मैं कहूँगा कि नवांकुर है। अभी बहुत ज़्यादा लंबा समय उसे उस संगठन को बनाए हुए नहीं हुआ है, लेकिन वो उपजा है इन्हीं घटनाक्रम से जो पिछले कुछ सालों से पहाड़ी बच्चों के साथ पहाड़ी युवाओं के साथ हो रहे हैं। चाहे वो अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, वहाँ भी एक पहाड़ की बेटी को एक बाहरी व्यक्ति द्वारा मारा गया, चाहे वो ऋषिकेश में सुरेंद्र सिंह नेगी वाला मामला हो जिसमें उत्तराखंड सरकार के एक मंत्री सरेआम सड़क पे पीटते हैं पहाड़ी व्यक्ति को और सरकार जो है उस मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। कम से कम दंड के स्वरूप उन्हें कैबिनेट से तो हटाया जा सकता था, लेकिन वो भी सरकार ने नहीं किया। भू कानून पे आप देख रहे हैं कि लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। यहाँ की तमाम जो ज़मीन है वो बाहरी लोग बाहरी भूमाफिया खरीद रहा है, यहाँ रिजॉर्ट बना रहा है, यहाँ तरह तरह की अवैध गतिविधियाँ कर रहा है, यहाँ पे नशे का कारोबार फैला रहा है, यहाँ पे नकल माफिया बाहर से संचालित होता है। ये आपने देखा होगा जब बॉबी पवार ने सारे एक्सपोजर किए नियुक्तियों को लेके सरकारी नौकरियों में, तो ये कहीं ना कहीं तार जो है ये बाहर से संचालित हैं, सारे बाहर से बाहरी लोग इन गलत कामों में इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे जितने भी अवैध काम हो रहे हैं अगर आप उनमें गंभीरता से देखोगे तो कहीं ना कहीं कोई बाहरी माफिया उसमें दिखाई देगा। यहाँ से लगातार महिलाओं की तस्करी हो रही है, महिलाएं गायब हो रही हैं,
चाहे उत्तरकाशी से हो, चाहे हमारे पौड़ी जनपद का ही बीरोखाल क्षेत्र हो, तमाम क्षेत्र हो। आप लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पे जो उत्तराखंड में जो सारी गड़बड़ियाँ फैला रहे हैं वो बाहरी लोग फैला रहे हैं मैक्सिमम। मैं ये नहीं कह रहा कि पहाड़ी लोग गड़बड़ नहीं कर रहे होंगे, लेकिन मैक्सिमम जो अपराध हैं या मैक्सिमम माफियागिरी जो हो रही है हर किस्म की, चाहे महिलाओं की तस्करी है, चाहे खनन माफिया है, चाहे भू माफिया है, चाहे जो सेक्स रैकेट यहाँ कर रहे हैं, चाहे नशे का कारोबार हो, सारे कामों में बाहरी लोग इन्वॉल्व हैं। और उसका कारण यह है कि यहाँ की जो ज़मीनें हैं उसकी ज़बरदस्त बिकवाली हो रही है। ये स्ट्रांग भू कानून नहीं है। अगर पहाड़ी लोगों के हाथ में इस पहाड़ की भूमि नहीं रहेगी, यहाँ के बच्चों को नौकरियों में मूल निवास के माध्यम से यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं रहेगी, तो ये धीरे धीरे प्रदेश जो है ना इतनी बुरी स्थितियों में चला जाएगा कि लोग सोचेंगे कि हम उत्तर प्रदेश से अलग क्यों हुए। तो सेना का गठन अभी एक छोटा सा प्रयास है कि पहले युवाओं को संगठित किया जाए। युवा क्योंकि ऊर्जा से भरपूर होते हैं, तो वो फिर जो है गांव-गांव में जाके जन जागरूकता अभियान फैलाएं। और कहीं ना कहीं हम जो है अन्य भी जो संगठन है, क्षेत्रीय संगठन है, क्षेत्रीय ताकतें हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हैं चाहे नॉन पॉलिटिकल हैं, सबको एकजुट करके यहाँ पे इस तरह की शक्ति खड़ी करें, जिससे कि यहाँ पे एक क्षेत्रीय अगर वो राजनीति भी हो पाए तो उस राजनीति का भी एक मजबूत यहाँ पे एक विकल्प हो। क्योंकि यहाँ पे जो अभी क्षेत्रीय राजनीति है वो बिल्कुल हाशिए पे चली गई, और क्षेत्रीय राजनीति को हाशिए पे जाने के कारण ही प्रदेश की ये दुर्दशा हो रही है। अगर सत्ता में क्षेत्रीय राजनीति नहीं भी आ पाती तो प्रतिरोध तो करे। आज प्रतिरोध पत्रकार कर रहा है, आज प्रतिरोध युवा कर रहा है, आज प्रतिरोध कोई एक्टिविस्ट कर रहा है। आपको कहीं कोई राजनीतिक शक्ति ऐसी दिखाई नहीं दे रही है इस प्रदेश में जो गलत चीज़ों का प्रतिरोध कर सके। और ये संगठन हालांकि अभी नॉन पॉलिटिकल है। हमारी कोशिश ये है कि सभी क्षेत्रीय ताकतों को इकट्ठा किया जाए, और बाद में अगर ईश्वर ने चाहा और सब कुछ ठीक रहा, इसको इस तरह से लाएं कि एक राजनीतिक शक्ति का भी, क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति का भी यहाँ पे उदय हो सके, और जो शहीदों के सपनों का उत्तराखंड था उसे हम बना के हकीकत में दिखा भी सकें। तो ये थे मेरे साथ आशुतोष नेगी जी, जो लगातार जो है हर मुद्दे पे, उत्तराखंड के हर मुद्दे लड़ाई लड़ते जा रहे हैं। अंकिता भंडारी के मुद्दे पे अभी तक वो अंकिता भंडारी के माता पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसके संघर्ष की लड़ाई की अभी भी जो है लड़ रहे हैं। और अभी भी हाल में उन्होंने जो है पहाड़ी स्वाभिमान सेना संगठन भी बनाया है, जिसमें जो है तमाम पहाड़ के संगठन और लोगों को साथ करके एकमुठ करके जो है उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर जो है वो लंबी लड़ाई लड़ने वाले हैं। अब देखने वाली बात यह है कि उनकी ये कोशिश कितना रंग लाती है। क्या उत्तराखंड में एक क्रांति दोबारा पैदा हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये देखने वाली बात होगी। मैं अमित गुसाई, आज़ाद प्रेस, देहरादून।